सर आवाज नहीं आ रही। भाई हम क्या पढ़ रहे हैं? एविडेंस एक्ट। देखो एक चीज समझो ना। प्रोसीजर लो दो प्रकार की होती है। ओरिजिनल प्रोसीजर लो और एविडेंस एक्ट। ओरिजिनल प्रोसीजर लो गई सीपीसी और सीआरपीसी। और उनकी जो उन्होंने क्या किया, जनरल सिद्धांत दिए हैं प्रोसीजर लो के। जैसे सीपीसी आरपीसी क्या कह रहा है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस पेश होगी और उसके बाद बयान मुलजिम होंगे, फिर डिफेंस आएगी। इतना ही कह रखा है ना? क्या एविडेंस पेश होगी, ये क्या बता रखा है एविडेंस एक्ट। सीपीसी क्या कह रहा है कि मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पर होगी। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो शपथ पर क्या कराए जाएंगे, एग्जिबिट करवाए जाएंगे और फिर डिफेंस होगी। अब एविडेंस क्या पेश करेंगे ये थोड़ी बोल रहा है भाई। चाहे सीआरपीसी पढ़ो सीपीसी, वो तो प्रोसीजर बता रहे हैं कि पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगी, फिर उसके बाद में अक्यूज की एग्जामिनेशन होगी, फिर उसके बाद में डिफेंस में आएगी। कौन से एविडेंस पेश होंगे? तो ये कहाँ बता रखा है? एविडेंस एक्ट में बता रखा है कि कौन से पेश होंगे। तो सबसे पहली बात है कि यार एविडेंस क्या होती है। नहीं, तो एविडेंस किस पे डिपेंड करती है? फैक्ट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? फैक्ट पर। तो इन्होंने कहा फैक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला फिजिकल फैक्ट, जिसको हम बोलते हैं भौतिक तथ्य। फिजिकल फैक्ट जिसको बोलते हैं भौतिक। तो भौतिक तथ्य क्या है भाई? तो हमारे पास सेंस कितने हैं? हमारे पास सेंस कितने हैं? पांच सेंस हैं। कौन कौन से हैं? भाई आंख है, अगर कोई चीज देखने वाली है वो तो कौन बताएगा? कोई कान है, उसके अलावा जीभ है, हमारे शरीर की त्वचा है और जीभ। ये पांच सेंसेस हमारे बाकी बाहरी दुनिया के संपर्क का सूत्र क्या है? ये पांच सेंस। कुछ ऐसे हैं जिनके पास सिक्स सेंस भी होती है। वो देख लेते हैं कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ क्या होगा, पास्ट में आपके साथ क्या हो रखा है। वो उनकी सेंस है। लेकिन एविडेंस में पांच सेंस के आधार पर ही साक्ष्य लिया जा सकता है। उसके अलावा एक मेरे जानकार जज साहब थे, सीनियर जज साहब हैं। वो ये कह रहे थे कि यार मैं आरपीएससी में इंटरव्यू देने गया, तो इंटरव्यू में मेरे को पूछा कि भाई आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा सब्जेक्ट तैयार करके आए हो। तो मैंने कहा कि सर एविडेंस तैयार कर। तो उसने घड़ी की तरफ इशारा किया कि ये क्या है। तो अगर हम प्रैक्टिक जैसे सीधा सोचे तब तो हम तो ये कहते घड़ी है। लेकिन उसने क्या कहा था? फैक्ट। तो वो कहा मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने कहा सर दिस इज ए फैक्ट, कि सर ये एक तथ्य। ये क्या है? तथ्य। अरे बात समझ, ये क्या है? तो तथ्य पहला हो गया फिजिकल फैक्ट। यानी पांच चीजों से हमें जिस बात का पता चलता है उससे हम फिजिकल फैक्ट कहते हैं। यानी किसी चीज को हम इंद्रियों से फील कर सकते हैं, वो फिजिकल फैक्ट। ठीक। दूसरा, मैं भी क्लास लूंगा, क्लास खत्म हो, क्लास के बाद में हर व्यक्ति की अपनी ओपिनियन होती है। जैसे आपस में आप बात करोगे कि भाई सही पढ़ाया, गलत पढ़ाया, आता नहीं है, कुछ नहीं आता, क्या बोल के गया, समझ में ही नहीं आया। जो भी आपके मन की बात है आप एक दूसरे को बताते हैं। तो यानी किसी के मन की बात अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाती है, इसको मानसिक तथ्य। नहीं,
जैसे मान लीजिए कि मेरे को अनवर कहता है कि साहब ये आदमी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, देखना एक ना एक दिन इसको पीटूंगा। तो इसके मन में क्या है, ये बात किसको पता चल गई? मेरे को पता चल गई। ये मानसिक तथ्य। ये कहता है कि यार ये बहुत अच्छा आदमी है और मैं इसका बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, तो ये उसके प्रति सद्भावना रखता है। ये मानसिक तथ्य। तो किसी के मन की बात की वो क्या चाहता है, भाई जब तक उसके मन में है तब तक तो वो कहता है कि व्यक्ति के मन में क्या है ये तो शैतान ही नहीं जान सकता। लेकिन मन की बात प्रकट कर दी और किसी को पता चल गया कि इसके मन में क्या चल रहा है, दिस इज मानसिक। आगे बात समझ। अगर मन की बात पता चल जाए तो नहीं। तो दूसरा फैक्ट क्या हो गया? मेंटली फैक्ट हो गया। अब हर फैक्ट एविडेंस नहीं होता। तो यहाँ टेबल भी रखी है, कुर्सी भी रखी है, हर जगह थोड़ी एविडेंस में काम है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन अराइज हुआ, ठीक, अभी खेरतल में एक केस हुआ, नहीं, खेरतल के केस में क्या था कि भाई मकान मालिक का लड़का जितेंद्र और किराएदार की पत्नी एक दूसरे को चाहने लगे। जो किराएदार था वो डिस्टर्ब करने लग गया। तो एक बात बताओ, ये बातें रोज ही हो रही होंगी? ड्रम भी आया होगा घर पे, नहीं? सारी बातें थी, बच्चे रोज खेल भी रहे थे, बोल भी रहे थे, सारे काम हो रहे थे। ये फैक्ट तो रोज ही था। लेकिन वो मर गया, उसके बाद वो बच्चे के बयान ले रहे हैं कल परसों। क्या देखा था बेटा? होगा ऐसे इसने गला पकड़ा और इसने गला घोटा और ऐसे पैर पकड़े और मार दिया। अब वो क्या बात साबित कर रहे हैं कि उस आदमी को मारा किसने? उन तथ्यों को इकट्ठा कर। हर तथ्य एविडेंस नहीं होता। जो तथ्य किसी बात को प्रूव करेगा वो क्या है? अब जैसे मान लो वो जो आदमी था, ठीक, मकान मालिक का लड़का, दुकान पे सामान लेने जाता हो, लोगों ने देखा होगा। अब रोज सामान लेने जा रहा है वो तो फैक्ट है, लेकिन उससे ये साबित हो जाएगा कि उसने क्यों मारा। लेकिन जिस दिन दुकान से कोई पॉइजन वगैरह खरीदी, कोई रस्सी वगैरह खरीदी, कोई छुरी वगैरह खरीदी काटने के लिए, मारने के लिए, ये उसको साबित करने के लिए कि भाई इसको मारने के पर्पज से इसने खरीदा, वो तथ्य क्या होगा? फिजिकल। आगे बात बर ये उस दिन भाई रोज नमक खरीद के ला रहा है, तो नमक तो फैक्ट है, लाते ही है। लेकिन उस दिन इतना सारा नमक खरीद के लेके गया था, ये किस बात को साबित कर रहा है? कि मारने की योजना पहले से। तो ये चीज क्या साबित कर रही है? आगे बात समझ। उनके बीच में अवैध संबंध है, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो वो तथ्य जो किसी बात को साबित करने का फोर्स या बल रखते हैं, उसको हम एविडेंस कहते हैं। आगे बात समझ। हाँ, बाकी तो हर चीज फैक्ट होती। मान लो उस कोने में कूलर रखा है, रोज ही रखा रहता है, फैक्ट है। मान लो ये गायब हो जाए, तब हम साबित करेंगे कि यहाँ रखा रहता था, इतना था, इधर से लेके गए। दिस इज फिजिकल फैक्ट। आगे बात समझ में। तो यानी हर चीज तथ्य होती है। जो हमें किससे पता चल रही है? इंद्रियों से पता चल लिया, हर चीज तथ्य है। लेकिन जिस तथ्य में क्या होता है, परिमाणकारी बल होता है, उससे हम एविडेंस कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? एविडेंस। ठीक। अब क्वेश्चन अराइज हुआ
कि भाई एविडेंस कितने प्रकार की होती है। एविडेंस कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहला जो एविडेंस होता है उसको बोलते हैं हम ओरल एविडेंस। कैसा? अब जैसे वो पुलिस वाले ने उसके बच्चों को पूछा कि बेटा क्या हुआ था, और वो बच्चा वो जो स्टोरी बता रहा है जो उसने देखी थी, है ना, इसको बोलते हैं हम ओरल एविडेंस। यानी उस मामले के बारे में मुंह से जो बोल रहा है, दिस इज ओरल एविडेंस। और एरल एविडेंस क्या होगी? डायरेक्ट होगी। क्यों? बच्चा घटना के समय था और अपनी आंखों से देखा, इसलिए उसके एविडेंस को हम क्या मानेंगे? ओरल एविडेंस। और मान लो हम एक बाबा के पास जाते हैं, बूजा निकलवाते हैं, तो वो ये देख करके बताता है कि एज ए ड्रम आया, वो भी वही बात कह रहा है, लेकिन वो ओरल एविडेंस नहीं है। क्यों? डायरेक्ट नहीं है। लेकिन वो बच्चा जो कह रहा है वो क्या है? डायरेक्ट बच्चे ने देखा। यानी कोई भी बात, है ना, मौखिक कथन, जिसे कोर्ट या तो आपको परमिट करता है कहो। अब जैसे वो बच्चा कोर्ट में कहने जाए तो, और मान लो अनवर कहे कि साहब मैंने भी दैनिक भास्कर में बच्चे के स्टेटमेंट सुने थे, मैं भी एविडेंस दूंगा। दे सकता है क्या? ये तो ओरल एविडेंस वो हो गई, हेर से एविडेंस हो गई। तो इसको कोर्ट क्या कहेगा? बाहर निकल। और उसको क्या करेगा? हाँ बोल बोल। तो जिन तथ्यों को कोर्ट क्या कर रहा है? एडमिट कर रहा है। मौखिक कथनों को क्या कर रहा है? एडमिट कर रहा है। या कोर्ट उस बच्चे से पूछ रहा है कि अच्छा बेटा ये बता कि ये नमक कौन लेके आया था। बच्चा कहता है कि ये लेकर, यानी जिन स्टेटमेंट को कोर्ट या तो परमिशन दे रहा है या जिनके लिए वो अपेक्षा कर रहा है, उन तथ्यों को हम ओरल, मौखिक कथनों को हम ओरल एविडेंस कहते हैं। और एरल एविडेंस दो होते हैं। जैसे बच्चा बता रहा है वो डायरेक्ट एविडेंस हो गई, इंद्रियों से जो पता चल रही है वो डायरेक्ट एविडेंस हो गई। और अनवर कह रहा है कि साहब मैंने भी दैनिक भास्कर में देखा था, ऐप पे। मैं भी कहूंगा कि हमारे अलवर का मामला है, नहीं अब तो खेड़तल का हो गया, जिला चेंज हो गया। ठीक है, तो मैं भी कहूंगा, तो फिर वो कहेगा नहीं नहीं नहीं। तो ये क्या हो गया? पहला ओरल एविडेंस। आगे बात समझ, पहला क्या हो गया? ओरल एविडेंस। फिर उसके बाद में दूसरी चीज जो आती है वो होती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए हम जो डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं वो क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं। क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आगे बात समझ। फिर दो प्रकार के होते हैं, जो ओरिजिनल होता है उसे हम प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। और मान लो ओरिजिनल नहीं है, तो ओरिजिनल की सर्टिफाइड कॉपी, ओरिजिनल की फोटोकॉपी, ओरिजिनल की कंपेयर कॉपी, और जहां पर काउंटर पार्ट में लिखा गया है, वहां जो पार्ट जिसने एग्जीक्यूट नहीं किया उसके लिए वो सेकेंडरी एविडेंस है। और जिसने ओरिजिनल को देखा है, अगर वो ओरली कोई स्टेटमेंट कर रहा है तो इसको हम सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं। तो दूसरा एविडेंस कौन सा होता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सर किसी ने मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे फिर वो बयान देता है तो वो सेकेंडरी एविडेंस हो गया। क्या बेटा? किसी ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख करके फिर बयान देता है तो वो सेकेंडरी एविडेंस हो गया। नहीं बेटा, वो तो देखो हम एक बार परफॉर्मे पे चलने दो आप, है ना। मैं आपको केवल एविडेंस का प्रारूप बता रहा हूं। ये एविडेंस बननी कैसे, कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज यूज आएगी। तो हमारा एक क्या कर रहे हैं, हम आउटलाइन तैयार कर रहे हैं कि भाई किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चित्र बनाया और उस चित्र को कलर करना है आपको। मान लो चिड़ी का चित्र बनाया आपने,
तो पहले आप चोंच बना करके, यू चेहरा बना करके पहले इसे रंग भरोगे, या पूरा बना करके रंग भरोगे? है ना बेटा, ब्रश तो हम मारेंगे, पहले हम क्या कर लें, आउटलाइन तैयार कर, जिससे ये हो जाए कि भाई हमारे को इतना कॉन्फिडेंस आ जाए। देखो, मैं ये चाहता हूं कि एक नंबर भी ऑब्जेक्टिव में नहीं कटना चाहिए। मेरा एविडेंस का रिकॉर्ड रहा है कि मेरा एविडेंस के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं। तो मैं आउटलाइन इसलिए बता रहा हूं कि एक दिमाग में पिक्चराइजेशन हो जाएगा। फिर बेरेट लेकर के, किताब लेकर के, केस लो लेकर के, इससे हम क्या करेंगे, कलरिंग करते हैं, कि जिससे हमारा दिमाग एक बार बिल्कुल, मैंने क्या कहा, आप लो मत मानो कि मैं अभी आज, जब तक हमारी आउटलाइन चल रही है, कि मैं लो का स्टूडेंट हूं। आप तो ये मान के चलो कि मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूं, और क्या होता है वो हमें देखना है। भाई आज तक आपने एविडेंस का पहला सेक्शन पढ़ा है, उसका एक्सप्लेनेशन देखा है, सेकंड पढ़ा है, उसका एक्सप्लेनेशन देखा है। बात है लो को पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि ये लो बनी क्यों है, और इसका यूज क्या आ रहा है। तो सारे क्वेश्चनों का उत्तर आ जाता है ना। तो पहले हम केवल एक आउटलाइन तैयार कर रहे हैं कि इनका पार्टों में किस प्रकार से डिवाइडेशन है, क्या यूज है, आगे बात। फिर उसके बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। ये तो केवल हम एक आउटलाइन तैयार कर रहे हैं, है ना। फिर दूसरा आ गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तीसरा जो एविडेंस होता है, उस एविडेंस को हम बोलते हैं सरकमस्टेंशियल एविडेंस। आगे बात समझिए, तीसरा कौन सा होता है, सरकमश सरकमस्टेंशियल एविडेंस, है ना। ये क्या होता है भाई, हर मामले में ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं। आज तक आपने सावधान इंडिया देखा, क्राइम पेट्रोल देखा, लाश कहाँ मिली है, या तो किसी मकान में, सुनसान जगह पर। तो वहां न तो कोई ये बताने वाला कि कौन मार गया, और न ही वो लिख करके जाता कि मेरा कातिल ही है। तो जब मामले में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस नहीं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो मामले की सर्कमस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग हम हमारा कंक्लूजन लेते हैं, यानी निष्कर्ष लेते हैं। इसको बोलते हैं, यानी परिस्थितियों की कड़ियों को जोड़ करके हम निष्कर्ष लेते हैं, इसको बोलते हैं सरकमस्टेंशियल एविडेंस। और सरकमस्टेंशियल एविडेंस की इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू होती है, मोटिव से। कि भाई ये आदमी मर गया, कौन है, क्या है, पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं, और वो क्या इसके मरने से किसको फायदा हो रहा है। वो ड्रम में आदमी गिरा, क्या था, उसके मरने से किसको फायदा हो रहा है। तो मोटिव से स्टार्ट है। भाई अखबार में भी यही आई ना, भाई वो आदमी कल मिले, जिस दिन ड्रम मिला उस दिन तो ये बताया ना कि भाई उसकी पत्नी और उसके किराएदार भी गायब है और उनके बीच में संबंध था। दिस इज मोटिव। तो जब डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता तो परिस्थितियों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, इन्हें हम बोलते हैं परिस्थिति जन्य साक्ष्य। और पापी तो ये कहता है कि आदमी झूठ बोल सकते, परिस्थितियां झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन परिस्थितियां भी कई बार क्या हो जाती है, झूठ बोल सकती है कि नहीं बोल सकती। तो परिस्थितियां भी क्रिएट की जा सकती है। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक परिवार था, उसमें एक महिला गरीब थी, और उनके तीन चार बच्चे थे। तो महिला को एक दिन थोड़ा सा दूध, खीर और, वो सॉरी, दूध, चावल और चीनी का जुगाड़ हो गया। तो उसने सोचा कि आज तो मैं मेरे बच्चों के लिए खीर बनाऊं। महिला ने दूध चढ़ाया, और वो कहा सब एक एक कटोरी खा लेंगे, और खीर तैयार की।
फिर तैयार करने के बाद महिला नहाने चली गई कि वो अभी आकर के बच्चों को मैं डालती। उनमें एक बच्चा अंकित जैसा था। तो उसने उठा, उसने सोचा कि यार थोड़ा सा चेक करके देख लेते हैं। तो उसने अंगुली से उठा के चेक किया। मजा आया। दो खाया, तीन खाया। धीरे धीरे लास्ट कोने पे ले आया। उसने देखा ये तो गड़बड़ हो गई। तभी इसने देखा बिल्ली आ गई। नहीं, तो उसने क्या किया, बिल्ली को उठाया और उसके दोनों पंजों को उसके उसमें रख दिया और उसके सर को उस पतीले में दे दिया और जाकर के सो गया। जब मां ना करके आई तो क्या देखी कि बिल्ली के पंजों पर, मुंह पे और सर में क्या लगा हुआ है, कील लगी। और माँ ने, बिल्ली को बड़ा दुख हुआ, साला बड़ी मुश्किल से तो मैंने बच्चों के लिए जुगाड़ किया था, ये खा गई, बिल्ली को मार दिया। तो परिस्थितियां क्रिएट की जा सकती, लेकिन परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर कैपिटल पनिशमेंट भी होता है। एक केस है हरदयाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, लिखने की जरूरत नहीं, केवल अभी समझ, है ना। हरदयाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस के फैक्ट क्या थे कि भाई एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया और पत्नी के साथ जिद करने लगा कि चल। उसके साले ने उसको बोला कि भाई नहीं जा रही है ना, तो छोड़ और निकल। तो उसको बड़ा बुरा लगा। उसने अपने साले को चेतावनी दी कि देख भाई भारी पड़ेगा, इसका बदला मैं लेकर के रहूंगा। वो कहा ठीक है तू ले लेना, फिलहाल निकल। किसी जमाई की ससुराल में बेइज्जती हो जाए बड़ी बात है कि नहीं? नहीं, तो जमाई को भी जब इज्जत मिलती है जब उसके लखन ठीक हो। भाई ससुराल वाले भी जमाई को बहुत पीटते हैं। नहीं, तो वो आ गया। 3-4 दिन बाद में वो जो साला था, यानी उस पत्नी का भाई था, उसका 3-4-5-7 साल का बच्चा था, वो गायब हो गया। अब उसने जब ढूंढा तो पूरे गांव में ढूंढा। पुराना केस है तो गांव में पहले बहुत यूनिटी होती थी, यानी गांव में आपकी समस्या पूरे गांव की समस्या थी। अब आज गांव में ये स्थिति है, आपकी समस्या है, हम बढ़ा सकते हैं, मदद नहीं कर सकते। नहीं, बढ़ानी हो तो हम बढ़ा देंगे, कि जहां से ये समस्या आई है वो सोर्स को ढूंढ करके हम कोशिश करेंगे कि आपके तनाव को हम और बढ़ा दें। कम करने की समस्या तो है ही नहीं, लेकिन उस वक्त थी। तो सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और उसके घर पहुंचे। जा करके उसको पकड़ा। अरे होगा बालक का है। पहले तो उसने मना किया, लेकिन पूरे गांव वालों ने दबाव बनाया कि देख हमें पता है कि बच्चे को तू ही लेकर के आया, बता दे है। उसने कहा कि बच्चा मेरे पास में है, मैंने किसी रिलेटिव के यहाँ छोड़ रखा है, 2 दिन में मैं घर छोड़ जाऊंगा। गाँव वालों ने कहा ठीक है भाई, छोड़ जा 2 दिन में। 2 दिन बाद में उस बच्चे की लाश एक सूखे कुएं में मिली। ये फैक्ट है। अब इस मामले को अगर हम देखें तो उस बच्चे को मारते हुए किसी ने देखा क्या? उस बच्चे को किसी ने मारते हुए देखा क्या? तो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है इस मामले में। दूसरा, बच्चा दीवार पे कहीं लिख करके गया है क्या कि मेरा कातिल फूफा है? यानी कौन सा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी नहीं, और ना ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं है। उसके बाद तीसरा कौन सा है?
तीसरा, अब इन सारी घटनाओं की कड़ी को जोड़ा और पूरी कड़ी का निष्कर्ष निकालें तो क्या है, कातिल कौन है, टोपा है कि नहीं। और ये सरकमस्टेंशियल एविडेंस का वो मामला है जो सुप्रीम कोर्ट से भी कैपिटल पनिशमेंट फाइनल हुआ था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में भी कैपिटल पनिशमेंट फाइनल हुआ था। कोर्ट ने रेयर टू रेयरेस्ट मामला माना और सजा का बेस क्या था, सरकमस्टेंशियल एविडेंस। बस ये है, इस कड़ी को जोड़ने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम जब कंक्लूजन लें और कंक्लूजन ये कहता है कि अभियुक्त तो दोषी है, तो ही हम सरकमस्टेंशियल एविडेंस पे दोष सिद्धि कर सकते हैं। और जब कंक्लूजन लें और आपके कंक्लूजन में डाउट आए कि यार दोषी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ऐसी कंडीशन में बेनिफिट ऑफ डाउट किसको दिया जाता है, अक्यूज को। ऐसी कंडीशन में बेनिफिट ऑफ डाउट किसको दिया जाता है। क्लियर है, दोनों बातें क्लियर हो गई। तो तीसरा जो एविडेंस होता है इसको हम बोलते हैं सरकमस्टेंशियल एविडेंस, जो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक। फिर उसके बाद में जो चौथी बात है, किसकी, एविडेंस। तो चौथी बात में वो कहता है कि और कौन से होते हैं। भाई आज एक बात बता, एक व्यक्ति जा रहा है, पुलिस अधिकारी, रात को गश्त पे, उसने देखा कि एक आदमी दारू के पवे बेच रहा है। पुलिस वाले ने रोका, पूछा कि भाई ये पवे बेच रहे हो, इसका कोई लाइसेंस है क्या आपके पास। बोला, मेरे पास लाइसेंस तो नहीं है। और बिना लाइसेंस के अभी अभी एपीपी का पेपर दिया आपने, 19/54 एक्साइज एक्ट का अपराध होता है। तो उसने सारे पवे जब्त कर लिए, उसको अरेस्ट कर लिया। अब वो जो पवे हैं, जो उन्होंने क्या किए, जब्त किए, कौन सा एविडेंस होगा, ओरल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, क्या है, क्या है, मटेरियल एविडेंस है। इसको बोलते हैं मटेरियल एविडेंस, भौतिक तथ्य। आगे बात समझ रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, भौतिक एविडेंस। भौतिक एविडेंस या मटेरियल एविडेंस। इसी प्रकार जैसे मान लो किसी ने मर्डर कर दिया, वो क्या है, अब वो ड्रम क्या है, लीला ड्रम। खेरतल वाले केस में वो लीला ड्रम क्या है आज, मटेरियल एविडेंस। वो ड्रम जब्त होगा कि नहीं होगा, जिस हथियार से वो मारे हैं वो भी जब्त होगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है, मटेरियल एविडेंस। फिर आता है साइंटिफिक एविडेंस। क्या आता है, साइंटिफिक एविडेंस। देखो साइंटिफिक एविडेंस पार्ट ऑफ डायरेक्ट एविडेंस। भाई एक्सपर्ट ओपिनियन को सेक्शन 60 पढ़ोगे तो क्या माना गया है कि भाई अगर कोई एक्सपर्ट राय देता है तो राय के आधार क्या होते हैं, डायरेक्ट एविडेंस होता है कि नहीं होता। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है उसमें उसे साइंटिफिक एविडेंस कर दिया है। भाई आपके डीएनए रिपोर्ट हो गई, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट हो गई, ये सारी चीजें क्या है, साइंटिफिक एविडेंस हो गए, वैज्ञानिक साक्ष्य। आगे बात समझ, जैसे मेडिकल रिपोर्ट है, ये सारी की सारी क्या है, साइंटिफिक रिपोर्ट। कुत्ते का साक्ष्य है, उसको भी साइंटिफिक एविडेंस। लेकिन 2019 में इसे क्या बना दिया, हेयर से एविडेंस से बना। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और इसे क्या बना दिया, हेयर से एविडेंस। अभी कुछ नहीं लिखना, केवल हम पिक्चराइजेशन कर रहे हैं, कहानी को सुनो। जहां लिखना होगा मैं सब चीजें लिखा, खोजी कुत्ते के साक्ष्य, है ना। ठीक। तो ये हो गए एविडेंस के क्या प्रकार के, एविडेंस किस प्रकार के होते हैं। दो बातें समझ में आ गई। पहली चीज, फैक्ट क्या होता है, और दूसरा एविडेंस क्या होता
नहीं। अब हर चीज फैक्ट होती। जैसे मान लीजिए कोई गवाह मेरे कोर्ट में बयान देने आया, एक्सीडेंट की कोई घटना है, जिसमें वो बताता है कि भाई सुबह सुबह मैं चाय की तड़ी पे बेटा चाय पी रहा था, मैंने देखा कि सामने रोड पर एक एक्स व्यक्ति बाइक लेकर के जा रहा था, पीछे से बाइक कार वाला आया और उसने टक्कर मार दी और वो मर गया। ठीक। ये क्या है? ओरल एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस है, और आंखों से देखा हुआ तथ्य है, फिजिकल फैक्ट, है ना। और ये बात साबित करने में कि एक्सीडेंट कार वाले ने किया है आवश्यक, इसलिए एविडेंस हो गया। दूसरा, मैं उससे पूछता हूँ कि चाय, वो कहा ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या कर रहे थे आप? वो कहता है मैं चाय पी रहा। कितने दिन से पी रहे? वो जी पी रहा। वहीं बैठ के पीते हो? तो वहीं बैठ के पीते हो, कौन सी कुर्सी पे? कितने भाई हो? तो पत्नी? तो जी पत्नी भी है, घर पे क्यों नहीं पीते? इससे क्या साबित हो रहा है? घर वाले चाय नहीं बनाते आपकी? सारी मेरी बात समझ। तो वो तथ्य जो केवल प्रमाणकारी बल रखते हैं, उन्हीं को कोर्ट में साबित किया जा सकता है। और वो तथ्य एविडेंस के रूप में कब यूज होंगे? तो इन्होंने कहा कि वो तथ्य एविडेंस के रूप में, ये फैक्ट तभी यूज हो सकते हैं जब वो या तो फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट, या तो वो क्या हो, फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट। ऐसे तथ्यों को हम क्या बोलते हैं? तो सेक्शन 5 को अगर हम पढ़ें तो ध्यान रखना, एविडेंस एक्ट का बेस ये एविडेंस को कंट्रोल करता है कि भाई आप केवल वही फैक्ट पेश कर सकते हो जिनका संबंध या तो फैक्ट इन इश्यू से हो या रिलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इश्यू देखो क्या होता है, समझना। जैसे मान लीजिए कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक, तो सबसे पहले कोर्ट में क्या आई? क्या आई? चार्जशीट। चार्जशीट के बाद में क्या होगा नेक्स्ट स्टेज? कोग्निजेंस के बाद में क्या होता है? फिर उसके बाद उसके बाद चार्ज फ्रेम। आगे बात समझ, फिर क्या है? चार्ज फ्रेम। चार्ज फ्रेमिंग क्या होता है? फैक्ट इन इश्यू। आगे बात समझ, ये जो सारा आप काम कर रहे हो, दिस इज, ये एविडेंस किस पे दे रहे हो? फैक्ट इन इश्यू। किस पे एविडेंस दिया जा रहा है? फैक्ट इन इश्यू क्या कहता है? सेक्शन 101 एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर आप कोई कोर्ट में मामला लेकर के आ रहे हो और उस मामले को क्या करना चाहते हो, कि चाहते हो कि कोर्ट उस पर डिसीजन दे, तो पहले उस मामले के तथ्यों को एस्टेब्लिश करो, मामले को क्या करो। तो जब हम चार्ज लगवा रहे हैं तो हम एविडेंस किसके बारे में दे रहे हैं? फैक्ट इन इश्यू के बारे में। आगे बात समझ। फिर फैक्ट इन इश्यू चार्ज लग गया, उसके बाद में इस फैक्ट इन इश्यू साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन एविडेंस होती है, अक्यूज की एग्जामिनेशन होती है, और डिफेंस होती है। किसको लेकर के? और ये सारे के सारे क्या हैं? रिलेवेंट फैक्ट।
ये सारे के सारे क्या है? रिलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू पर जो एविडेंस दी जाती है वो गवर्न्ड बाय सीआरपीसी और सीपीसी, ओरिजिनल प्रोसीजर लॉस। और फैक्ट इन इशू किस पे? जो रिलेवेंट फैक्ट होते हैं ट्रायल में, वो हम यहां देते हैं, जो देते हैं हम 6 से लेकर। अच्छा, आगे बात समझ। तो जो ये विवादक तथ्य पे एविडेंस दी जाती है वो किसके बेस पे होती है? क्या दे रखा है सेक्शन 5 में? कि केवल विवादक तथ्यों का या एस्मिन पश्चात वर्णित सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाए। विवादक तथ्यों के बारे में पूरे एविडेंस में कहीं नहीं बता रखा। कहां दे रखा है? केवल सेक्शन 101 में। और ये गवर्न बाय सीआरपीसी। कह रखा है सीआरपीसी में कि भाई प्रोसिक्यूशन अपने मामले को एस्टेब्लिश करेगा। 226 क्या कह रहा है? कि मामले को स्टार्ट करेगा और एस्टेब्लिश करेगा। एस्टेब्लिश नहीं कर पाया तो डिस्चार्ज कर देगा, कर दिया तो चार्ज फ्रेम करेगा। तो ये तथ्य किसके बारे में आया? फैक्ट इन इश्यू के बारे में। उसके बाद में फिर रिलेवेंट फैक्ट के बारे में। रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है? कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि हमें फैक्ट को पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमें फैक्ट पेश करने की जरूरत नहीं, कोर्ट खुद प्रजम्पशन करता है। न तो हमें विवादक तथ्य देना, ना हमारे को सुसंगत तथ्य देना। कोर्ट खुद क्या मानता है? प्रजम्पशन करता है। एक तथ्य को देख करके दूसरे तथ्य की कोर्ट क्या करता है? ध्यान रखना, प्रजम्पशन के लिए दो तथ्यों का होना जरूरी। एक तथ्य को देखेगा और दूसरे की क्या करेगा? प्रजम्पशन करेगा। प्रजम्पशन तीन प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है सॉरी, तथ्य की और विधि की। तथ्य की प्रजम्पशन कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो करे चाहे तो नहीं करे। तो एक बात बताओ, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब मैं, मेरी एक मौसी है, मौसी के घर जाया करता था। तो जिस दिन रोटी नहीं बनानी होती थी तो उस दिन कहाँ जाना है? रिश्तेदारों की। सीधी सी बात है। और जो डंगा खाना खिलाए उसके पहुंचो। अब मैं मेरी मौसी के पहुंचा। तो मौसी के जब मैं पहुंचा तो मैंने वहां देखा क्या, कि मौसी के यहाँ दो पेमेलियन व्हाइट कलर के कुत्ते नहीं होते क्या, वो थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचता और वो सोफे पे बैठता, वो कुत्ते आकर के मेरे पे बैठ जाते। शर्ट शूट सब कुछ गंदा हो जाता, लेकिन भाई भोजन करना होता था। झेलूंगा कि नहीं झेलूंगा? तो मैं जब भी जाता तो वो दोनों, मैं जैसे ही सोफे पे बैठा मेरे पास आके बैठ जाते। कोई मेरे ऊपर चढ़ रहा है, मना भी नहीं कर सकता। अब वो कुत्तों की उम्र एक एक साल, एक एक साल का था, एक 2 साल का था ऐसे। फिर मैं गया, तो मैं जा रहा हूं घर पे। तो मेरे मन में क्या है कि आज भी जाऊंगा, सोफे पे बैठूंगा, दोनों कुत्ते मेरे पास आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन जब मैं गया कुत्ते नहीं थे। तो अगर हम प्रकृति को देखें तो प्रकृति के अनुसार मैंने ये प्रजम्पशन की कि भाई 1 साल 2 साल का कुत्ता तो मर नहीं सकता ना, है ना? लेकिन मैं अंदर गया, पूछा क्या हुआ? अरे वो कहा कुछ नहीं, वो क्या तेरे मौसा जी रसगुल्ले लाए थे, तो रसगुल्ले खाने के बाद में वो चाशनी का डिब्बा ऊपर छोड़ दिया छत पे, और वो दोनों पी गए। आगे बात समझ। तो जीवन और मृत्यु एक एज हम मानते हैं, लेकिन किसी की शर्टन नहीं है।
तो ऐसी कंडीशन में तथ्य की अवधारणा करते हैं। कोर्ट माने तो माने, नहीं तो नहीं माने। तो एक प्रजम्पशन जो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है उसको हम बोलते हैं तथ्य की। दूसरी प्रजम्पशन ऐसी होती है जिसमें कोर्ट क्या है एक तथ्य को देखने के बाद कोर्ट को प्रजम्पशन करनी ही पड़ेगी। फिर आप उसका क्या कर सकते हो, खंडन कर सकते हो। जैसे किसी ने पावर ऑफ अटॉर्नी पेश की कि ये सर की पावर ऑफ अटॉर्नी है, हाल से मैं ही पढ़ाऊंगा कल से, तो कोर्ट को प्रजम्पशन करनी ही पड़ेगी। लेकिन खंडन कर सकते हैं ना कि साहब ये तो सर के साइन ही नहीं है। लेकिन पैराइमा फैसिक तो कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, प्रजम्पशन करना पड़ेगा। भाई वो पावर ऑफ अटॉर्नी देख रहा है मेरे साइन है, तो कोर्ट यही मानेगा कि ये मेरी है। अब आप खंडन कर सकते, इसको बोलते हैं विधि की खंडनीय प्रजम्पशन, यानी सेल परज्यूम। तथ्य की को क्या बोलते हैं, मे परज्यूम। और तीसरी जो बात आती है वो होती है विधि की अखंडनीय अवधारणा, जिसको हम बोलते हैं निश्चयात्मक सबूत। क्या बोलते हैं, निश्चयात्मक सबूत। ठीक, यानी कंक्लूसिव प्रूफ। अब कोर्ट देखो सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट क्या कहता है, बस सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट क्या कह रहा है, समझ लो। पहली बात कि भाई एक महिला की शादी हो, शादी होने के बाद विवाहित रहते हुए या वैवाहिक स्थिति। दूसरा, या मान लो डिवोर्स हो गया हो, पति मर गया हो, तो दोनों कंडीशन में महिला अविवाहित हो जाएगी, विवाह के बाद अविवाहित हो जाएगी। ठीक है, तो विवाह के बाद अविवाहित हो गई और उसके 280 दिन में बच्चा पैदा हो गया। कितने दिन में, है ना। या और जब ये बच्चे का गर्भधारण था, यानी बच्चे का गर्भधारण हो सकता था, उस वक्त पक्षकारों की पहुंच भी थी। अगर ये दो बातें साबित हो गई, क्या क्या, वैवाहिक स्थिति के दौरान या अविवाहित रहते हुए 280 दिन में, और है गर्भधारण के समय क्या थी, पारस्परिक पहुंच थी। तो इस बात की अवधारणा की जाएगी कि ये बच्चा इस पुरुष का अ, क्या है, धर्मज संतान। आप ये देखो डीएनए रिपोर्ट पेश करके भी आप खंडन नहीं कर सकते। काठी बसुरी कांति देवी वर्सेस पोंचीराम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 112 की प्रजम्पशन का खंडन आप मेडिकल यानी डीएनए रिपोर्ट पेश करके साबित नहीं कर सकते। बच्चा तो किसी का माना जाएगा। बस दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, क्या, वैवाहिक स्थिति का दौरान चाहे दूसरे दिन बच्चा पैदा हो जाए। ये नहीं है 280 दिन का टाई रेट नहीं है, ये तो अविवाहित रहने के 280 दिन है। विवाहित अगर मान लो कई बार प्रॉब्लम बना करके दे देता है कि 3 महीने बाद बच्चा पैदा हो गया, उसकी धर्म संतान मानी जाएगी। लेकिन ये है कि वो जब बच्चे का गर्भधारण हो रहा था तब उनकी पारस्परिक पहुंच है। आप क्या डीएनए रिपोर्ट पेश करके भी इसका खंडन, अब मान लो कोई आदमी 2 साल से कहाँ है, बाहर है, और घर आ रहा है तो देखा कि प्रोग्राम हो रहा है, वो कहा क्या हुआ भाई तू बाप बन गया, तो यहां पर क्या किया जा सकता है, खंडन किया जा सकता है। क्यों, भाई पहली शर्त तो पूरी हो रही है,
लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही, ये खंडन कहाँ होगा? सेक्शन 11 में। ये खंडन कहाँ होता है? सेक्शन 11 में। ये बच्चे की धर्मजता के संबंध। आई बात समझ? तो पहली चीज फैक्ट क्या होता है, समझ में आ गया? दूसरी चीज एविडेंस क्या होती है। तीसरी बात, एविडेंस कितने प्रकार की होती है। चौथी बात कि फैक्ट इन इश्यू क्या पर एविडेंस क्या ली जाती है और कहां से गवर्न होती है, और रिलेवेंट फैक्ट पर जो एविडेंस है वो कहां से गवर्न होती है और कब पेश की जाती है। और कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि एविडेंस की जरूरत नहीं होती, उसको हम बोलते हैं परसेप्शन। आगे बात समझ? अब फैक्ट इन इश्यू किन किन मामलों में कैसे कैसे तैयार होता है, ये हम कल आगे बात समझ। पहले हम दोनों सब्जेक्टों को आउटलाइन तैयार करेंगे, जिससे आपके दिमाग में ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, क्योंकि नंबर तो हमारे को 45 से 50 के बीच है हर सब्जेक्ट में लाने, तब जाकर के सिलेक्शन। ठीक है, कोई चीज से छूट नहीं चाहिए। तो एक बार जब हम इसका आउटलाइन ले लेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम कर सकते हैं, पर हर चीज को हम डिटेल से तैयार करें। ठीक है, बाकी फिर हम करेंगे।